टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये आज हम मैथ्स की पैडागॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पेपर टू में अगर आपके पास मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है तो आपको मैथ्स की पैडागॉजी समझनी पड़ेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और पेपर वन में तो मैथ्स की पैडागॉजी आती ही आती है, उसके लिए भी ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो पेपर वन में भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और पेपर टू में अगर आपके पास मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से, जो कि मैथमेटिक्स की जो पैडागॉजी है उसमें आपका पहला टॉपिक है। सबसे पहले जानते हैं कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है क्या। इसको आंसर करने से पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए कि मैथमेटिक्स कोई बहुत अलग चीज नहीं है। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि फ्रूट्स का क्या रेट है। ठीक है, एक एक किलो संतरा कितने रुपए में मिल रहा है, 4 किलो संतरे के कितने रुपए लगेंगे, तो ये सब चीजें आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है और ये हम सब लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। इवन जो मजदूर लोग हैं वो भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि उन्होंने इतनी दिन मजदूरी की है तो उनके 300 रुपए के हिसाब से इतने दिनों के इतने रुपए बनते हैं। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो सबको आना चाहिए। ऐसे ही जब हम कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर हम तेल डलवाते हैं तो हम पूछते हैं कि तेल क्या क्या रेट है, 500 रुपए में कितने लीटर तेल डलेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी कार कितनी एवरेज दे रही है, मतलब 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पे अगेन बेसिकली एक डेली लाइफ में हम देख रहे हैं कि मैथ्स का एप्लीकेशन हो रहा है। ऐसे ही सपोज कीजिए आप एटीएम में पैसे निकलवाने जाते हैं, तो आप सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कितने रुपए निकलवाने हैं, कि आपको ब्रेड भी लेनी है, दूध भी लेनी है, किराया भी देना है, कार की सर्विस भी करवानी है। तो आप ये सब हिसाब किताब जोड़ लेते हैं कि कुल मिला के आपको 10,000 रुपए चाहिए होंगे और फिर आप एटीएम से उतने ही रुपए निकलवा लेते हैं, फिर उनको काउंट भी करते हैं। तो इन सब चीजों में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये जान पा रहे हैं कि मैथ्स की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। हमारी डेली लाइफ मैथ्स के बिना चल ही नहीं सकती है। अब टीचर को क्या चाहिए कि टीचर को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि डेली लाइफ में मैथ्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे ये रियलाइज करेंगे तभी वो मैथ्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तभी उनमें मोटिवेशन आएगी कि उनको मैथ्स को अच्छे से समझना है। अब सपोज कीजिए टीचर को अगर बच्चों को मैथ्स की डेली लाइफ में एप्लीकेशन को समझाना है तो वो बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार उनको एक स्कोर कार्ड दिखा सकती है और बोल सकती है कि इस स्कोर कार्ड को देखकर वो डिफरेंट बैट्समैन के स्ट्राइक रेट को पता लगाएं। या फिर वो ये कह सकती है कि इस स्कोर कार्ड को देखकर और इन बैट्समैन के पुराने स्कोर्स को देखकर यह पता लगाएं कि इन बैट्समैन की पिछली 5 इनिंग्स में क्या एवरेज है। तो जब बच्चा ऐसे सम्स को सॉल्व करेगा, उसको ऐसी एक्सरसाइज दी जाएंगी जो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, तो उसको ऐसा करने में बहुत मजा आएगा और वो खुद भी ये जान पाएगा कि मैथ्स का हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही अगर बच्चा सामान लेने जा रहा है अपने माँ बाप के साथ, तो टीचर बच्चे को एक्सरसाइज दे सकती है कि जब भी आप बिग बाजार या फिर ऐसी किसी भी चेन में जाते हैं तो वहां के पिछले 5 बिलों को संभाल के रखिए और ये पता लगाइए कि हर चीज पे हर महीने एवरेज आप कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं। कि तेल के ऊपर आप 200 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, ब्रेड के ऊपर आप 400 रुपए स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसे पिछले बिल्स को देखकर आप पूरा ये पता लगाइए कि कौन सी चीज पर आप कितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से भी बच्चों को यह पता लगेगा कि मैथ्स का उनकी डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। हमने छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा है और इस कंसेप्ट के बेस पे देखते हैं कि पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या हम उन्हें कर पा रहे हैं। A teacher distributed newspaper in class 5 and asked the students to read the cricket scores of Indian team in the last latest match. Then she asked them to draw bar graph of the scores the teacher is trying to. कि टीचर ने बच्चों को न्यूज़पेपर बांटे और कहा कि वो इंडियन टीम के क्रिकेट स्कोर्स, जो लेटेस्ट मैच में इंडिया ने रन बनाए हैं, उनको देखें, पता लगाएं, एनालाइज करें और उसके बाद बार ग्राफ बनाएं उन स्कोर्स का। तो टीचर ऐसा करने से क्या ट्राई कर रही है।
ऑप्शंस हैं, हेल्प द स्टूडेंट टू मेक कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड रियल लाइफ। ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी यही पढ़ाया है कि जब हम बच्चों को कुछ ऐसा एक्सरसाइज देंगे जो कहीं ना कहीं उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट होगा, तो उनको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि मैथ हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी जब टीचर बच्चों को डेली का न्यूज़पेपर दे रही है और ये बता रही है कि आपकी टीम ने इतने स्कोर किए हैं और इन स्कोर्स को हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो वो बच्चों की डेली लाइफ को मैथ से कनेक्ट कर रही है, मैथ्स की इंपॉर्टेंस बता रही है डेली लाइफ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A teacher asks the student to collect leaves and to identify symmetry patterns. This task reflects the teacher's efforts too. कि टीचर ने स्टूडेंट को कहा कि वो कुछ लीव्स को कलेक्ट करे और उन लीव्स पे जो सिमेट्री बनी होती है उनको आइडेंटिफाई करे। ये जो टास्क है, ये इस टास्क में टीचर क्या करने का एफर्ट कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है। पहला ऑप्शन है रिलेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। अगेन आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप बच्चों को एक लीफ देंगे और उस पर सिमेट्री पैटर्न ढूंढने के लिए कहेंगे, तो वो सिमेट्री पैटर्न ढूंढना एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया, लेकिन वो एक लीव पे, एक पत्ते पे वो पैटर्न ढूंढ रहा है, मतलब वो रियल लाइफ में मैथ के कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है और उससे ये जान पाएगा कि रियल लाइफ में कहीं ना कहीं मैथमेटिक के जो भी कंसेप्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि यहां पे हम बच्चे को रियल चीजों पे मैथ्स को अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि बच्चे मैथ्स को डिफिकल्ट मानते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही टीचर मैथ्स पढ़ाने लगती है या मैथ्स की क्लास आती है या मैथ्स का एग्जाम आता है, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब उसके कुछ रीजंस भी हैं। देखिए, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, सबसे पहले इसमें कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस होती हैं, जैसे कि अंडर रूट, फंक्शन, सिग्मा, ठीक है ना, प्लस माइनस, कई बार ऑपरेटर्स को ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये कुछ सिंबॉलिक नोटेशंस हैं जिनसे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं और इनको देख के कंफ्यूज से हो जाते हैं। दूसरा रीजन शायद ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। एक तो इसमें सिंपल इक्वेशंस होती हैं, ये तो कुछ बच्चे समझ लेते हैं, फिर इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, 1 - 1 ग्रेटर देन 4 - 6, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बच्चे कॉम्प्लेक्स फील करने लग जाते हैं। फिर फंक्शंस आ जाते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में, ये बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं कि y और x की फॉर्म में हमने कैसे कोई फंक्शन लिख दिया या वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स कुछ ऐसा है कि इसमें इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज और फंक्शंस होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को समझने मुश्किल लगते हैं। फिर सबसे बड़ा रीजन ये है बैड टीचर एंड क्लासरूम एक्सपीरियंस। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी मुश्किल नहीं होता, चाहे उसमें सिंबॉलिक नोटेशंस हो, चाहे उसमें स्ट्रक्चर ऐसा हो जो डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आपका टीचर अच्छा हो, अगर आपका टीचर आपको अच्छे तरीके से समझाए, उसको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करे, तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका टीचर खराब है, उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता, बस वो फॉर्मूले लिख देता है और आपको सम सॉल्व करने के लिए कहता है, तो वो एक बैड टीचर है और आपका क्लासरूम एक्सपीरियंस गंदा होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा टीचर वही है जो कंसेप्ट को डेली लाइफ से रिलेट करके बहुत सारे एग्जांपल्स देख के समझाए, जैसे कि हम आपको इस कोर्स में समझा रहे हैं। ठीक है, तो जहां भी कोई टीचर सिर्फ फॉर्मूला देके रट्टा लगवाने की कोशिश करेगी, वहां पे कहीं ना कहीं बच्चों को मैथ्स डिफिकल्टी लगेगा। और जो मैंने आपको 3 रीजन बताए हैं, उसमें से सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है या उसके पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है, तो आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। चलिए इसी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पास्ट ईयर में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर फियर एंड फेलियर इन मैथमेटिक्स। कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जिसके कारण बच्चों को मैथमेटिक्स में डर लगता है या वो फेल होते हैं। पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक नोटेशंस। ये आंसर हो सकता है, मतलब इसके कारण बच्चों को डर लग सकता है, क्योंकि सिंबॉलिक नोटेशंस जैसे कि मैंने आपको समझाया बहुत अलग अलग सी हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे को डर लग सकता है। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स में फंक्शंस हैं, इनक्वालिटीज हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भी बच्चे को डर लग सकता है और उस डर के कारण वो सब्जेक्ट में फेल हो सकता है। तीसरा है जेंडर डिफरेंसेस। ये गलत है, जेंडर डिफरेंसेस के कारण ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चे के मन में डर है या फिर वो फेल हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जो मैथ्स में फेल होते हैं या डरते हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं।
और ऐसे ही बहुत सारे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो जेंडर डिफरेंसेस इसका आंसर नहीं होगा, ये एक रॉन्ग आंसर है। मतलब इसके कारण हमारे अंदर फियर या फेलियर नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, कि इनमें से कौन सी ऑप्शन के कारण बच्चों में डर या फेलियर नहीं आता है, या वो डर और फेलियर का रीजन नहीं है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स बेसिकली एक साइंस है, ठीक है। अब वो साइंस कैसे है, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो मैथमेटिक्स एक साइंस है जिसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। अब हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर हम ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि प्लस, इक्वल टू, माइनस, इनटू, डिवाइड कैसे काम करते हैं। फिर हम शेप्स के बारे में जानते हैं, बेसिकली ज्योमेट्री में ट्राइंगल क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो हम ऐसी बहुत सारी शेप्स के बारे में जानते हैं, उनका वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालने के बारे में जानते हैं। तो ये भी एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। फिर बेसिकली हम डेटा डेटा को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है, कि हमें चार्ट्स या पाई ग्राफ्स दे दिए जाते हैं, और उन चार्ट्स या पाई चार्ट्स को देखकर हम ये पता लगाते हैं कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया या फिर किसने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो मैथमेटिक्स में बेसिकली हम डेटा को हैंडल या इंटरप्रेट करना भी सीखते हैं, और ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। लास्ट मैथमेटिक्स में हम रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि x इक्वल टू वाई प्लस 3 का मतलब है कि x हमेशा y से प्लस 3 होता है। अगर y 1 है तो x 4 होगा, अगर y 2 है तो x 5 होगा। तो इसी तरह जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स है वो भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो इस स्लाइड से हमें कुछ ज्यादा रट्टा नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि मैथमेटिक्स एक तरह की साइंस है जिसमें हम नंबर्स, ऑपरेटर्स, शेप्स, डेटा हैंडलिंग और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन के बारे में समझते हैं। अब मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि आप ये सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली सारी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस ही हैं। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बहुत ज्यादा बेसिक पे पढ़ा रहा हूँ, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। पर हाँ, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप अगर सीटेट क्लियर करते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो आप एक मैथ्स के ही टीचर बनेंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैथ्स की ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। मैथ्स एक साइंस है जिसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं अगर पेपर में नहीं तो इंटरव्यू में हमारे काम आ सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स की क्या ब्रांचेस हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या मतलब है। देखिए, प्योर मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। प्योर मैथमेटिक्स में हम कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, मतलब प्रूफ्स, थ्योरम्स, ठीक है। हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज बनाते हैं, और हमें जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाई जाती है वो भी हमें प्योर मैथमेटिक्स में ही सिखाई जाती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स बेसिकली इस प्योर मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन हो जाती है। एप्लीकेशन का मतलब कि जैसे हमने डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब हम बाजार में कुछ लेने जा रहे हैं, वहां जाके हम ये अप्लाई करेंगे। कोई हमें बोलेगा कि 1 किलो आलू 10 रुपए के हैं, तो 4 किलो आलू 40 रुपए के हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने मल्टीप्लाई का जो कंसेप्ट है, जो हमने प्योर मैथमेटिक्स में सीखा था, हमने उसको अप्लाई कर दिया रियल लाइफ सिचुएशन में, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स बन गया, ठीक है। अगर जैसे कि हम बैंक में जाते हैं, वहां पे हम बोलते हैं कि भैया फिक्स डिपॉजिट पे क्या इंटरेस्ट रेट है, वो बोलता है कि 8% है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि 10,000 एफडी पे 8% पे एक साल में कितना ब्याज मिल गया। तो ये भी एक तरह से अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो प्योर मैथमेटिक्स में हम कंसेप्ट को सीखते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम कंसेप्ट को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की कुछ डेफिनेशंस जानते हैं जो कि बहुत बड़े थ्योरिस्ट या फिर कुछ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हैं। सबसे पहली है मैथमेटिक्स एज पर एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के मुताबिक मैथमेटिक्स क्या है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने कहा है मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज द व्हीकल टू ट्रेन अ चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली, कि मैथमेटिक्स को हमें एक टूल मानना चाहिए या एक व्हीकल मानना चाहिए जिससे हम चिल्ड्रन को ट्रेन कर सकें कि वो सोच सके, चीजों के बारे में रीजनिंग दे पाए, चीजों को एनालाइज कर पाए और लॉजिकली सोच पाए। साथ ही एनपीई ने यह भी कहा है कि हमें मैथमेटिक्स को इंडिपेंडेंटली नहीं सोचना चाहिए। मैथमेटिक्स
को हमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एनालिसिस इन्वॉल्व है उसके साथ रिलेट करके समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे जुड़ा है और उसका क्या महत्व है। जैसे कि अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आप कोई भी इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, वो इक्वेशन मैथमेटिक्स के बिना बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को हमें दूसरे सब्जेक्ट्स जिनमें एनालिसिस और मीनिंग इन्वॉल्व है उनके साथ जोड़ के समझना है, और मैथमेटिक्स को हमें एक व्हीकल या टूल मानना है जिससे बच्चों को सोचने की शक्ति दी जाए, रीजन करने की शक्ति दी जाए, एनालाइज और लॉजिकली चीजों को इंटरप्रेट करने की शक्ति दी जाए। ऐसे ही कुछ बहुत बड़े जो वैज्ञानिक रह चुके हैं या साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने भी मैथमेटिक्स के ऊपर डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ क्वांटिटी, कि जहां भी नंबर्स आ जाते हैं, मैथमेटिक्स वो साइंस है जो नंबर्स को डिस्क्राइब करती है, इंटरप्रेट करती है। अब ऑगस्टे कॉमट भी एक साइंटिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। डेविड व्हीलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेविड व्हीलर ने कहा है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू मैथमेटाइज रेदर देन टू नो लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, कि बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ने की बजाय, जैसे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कि इतना ज्यादा मैथ्स पढ़ने की बजाय हमें ये आना चाहिए कि हमें चीजों को मैथमेटाइज कैसे करना है, चीजों को समझना कैसे है नंबर्स की फॉर्म में, कि 2+2 4 होता है, 9 × 17 क्या होता है। ये बेसिकली ये एक बेसिक मैथमेटाइज करना है कि जिसको हम डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो डेविड व्हीलर ने ये कहा है कि लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ने से अच्छा है कि हम ये जान पाए कि हमें मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू मैथमेटाइज रेदर देन टू नो लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे ही बेंजामिन पीस ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजंस, कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है और एक ये साइंस है जो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करती है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पास्ट ईयर में आ चुका है। It is more useful to know how to mathematize than to know a lot of mathematics. This statement is given by, कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, जिस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज रेदर टू नो लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने आपको अभी बताया था कि ये डेविड व्हीलर ने कहा है कि बहुत सारा मैथमेटिक्स जानने से अच्छा है कि हम सिंपल कंसेप्ट्स को यूज करके अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना सीख जाएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब हम मैथमेटिक्स के 3 और कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये कंसेप्ट्स हैं, ये मैथमेटिक्स के कोर कंसेप्ट्स हैं, इनके बिना मैथमेटिक्स चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन 3 कंसेप्ट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा कंसेप्ट है पर्टिकुलर टू जनरल, और तीसरा कंसेप्ट है कंसेप्चुअल एंड प्रोसीजरल नॉलेज। तो चलिए चलते हैं और इन तीनों कंसेप्ट्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, ये पहला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो इन चीजों को वो एक्सप्लोर करता है कि बॉल क्या होती है, बॉल को हाथ में लेकर खेलता है। ऐसे ही खरबूजा देखता है, खरबूजा खाता भी है। ऐसे ही संतरा देखता है, संतरा खाता भी है। मतलब इन चीजों को वो टच करके देखता है, फील करता है। तो ये एक कंक्रीट चीज है। कंक्रीट का मतलब वो होता है जिस चीज को हम देख पाए, टच कर सकें। तो इन चीजों को देखकर, टच करके बेसिकली वो राउंडनेस का मतलब समझ पाता है। तो ये एक कंक्रीट एक्सपीरियंस हो गया जिससे उसने राउंडनेस के मतलब को समझ लिया कि बॉल भी राउंड होती है, खरबूजा भी राउंड होता है और संतरा भी राउंड होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो कंक्रीट चीजों के बारे में समझ जाता है और जैसे कि राउंडनेस के कंसेप्ट को समझ गया, तो फिर हम उसको कुछ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स भी समझा सकते हैं, जैसे कि सर्कल क्या होता है, जैसे कि स्फेयर क्या होता है। अब शायद बच्चे ने बॉल, खरबूजा या संतरा तो देखा हो, लेकिन आज तक शायद स्फेयर ना देखा हो। लेकिन जब आप उसको स्फेयर का कंसेप्ट समझाएंगे, स्फेयर को ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे, तब वो स्फेयर के कंसेप्ट को भी समझ लेगा, हालांकि ये उसके लिए एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि आज तक उसने कोई स्फेयर देखा ही नहीं है, टच ही नहीं किया है, फील ही नहीं किया है। तो उसके लिए ये अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। लेकिन इस अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को वो इसलिए समझ पाएगा क्योंकि उसने पहले कंक्रीट एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू राउंडनेस। तो जब वो राउंडनेस को समझ गया है तो स्फेयर इससे थोड़ा अलग है। स्फेयर कोई एक बिल्कुल राउंड चीज नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो वो थोड़ा और आगे जाके एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ पाता है, ठीक है। तो मैं यहां पे बस यही समझाना चाहता हूं कि कंक्रीट सीखते सीखते बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि वो आगे जाके थोड़ी बहुत अब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी समझने लग जाता है।
नेक्स्ट है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में क्या होता है? अब सपोज कीजिए आप बच्चे को ये समझाते हैं कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, इसका हर एंगल 90 डिग्री का है, इसका भी हर एंगल 90 डिग्री का है, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसे आप बच्चों को हर पर्टिकुलर फिगर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते रहते हैं। ऐसे ही फिर आप उसको बाकी कंसेप्ट भी समझाते हैं कि ट्रेपेजॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड क्या होता है, स्क्वायर, रहम्बस, पैरेललोग्राम, काइट क्या होता है। तो आप इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में एक एक करके हर चीज की प्रॉपर्टी के बारे में उसको बता देते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर आप उसको जनरल कंसेप्ट्स भी बताने लगते हैं। जैसे कि जब वो बड़ी क्लास में जाएगा तब आप उसको समझाएंगे कि ये सारी फिगर्स जो कि 4 साइडेड हैं, इनको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, मतलब ये सारी फिगर्स क्वाड्रिलेटरल भी हैं। तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने एक एक फिगर को जब समझाया तो हमने पर्टिकुलर फिगर को समझाया, लेकिन आगे जाके हमने उसको एक जनरलाइज चीज भी बना दिया कि इन सारी चीजों को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हमने इन सारी चीजों को एक जनरल टर्म दे दी कि ये सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चा पहले पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को समझता है और धीरे धीरे फिर उनसे रिलेटेड जनरल कंसेप्ट्स को भी समझ लेता है। और ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी चीजों को समझाया जाता है, बनाया जाता है। अब कंसेप्चुअल एंड प्रोसीजरल नॉलेज, जो कि तीसरा कंसेप्ट है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। कंसेप्चुअल नॉलेज क्या होती है, इसके बाद हम प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कंसेप्चुअल नॉलेज क्या होती है। कंसेप्चुअल नॉलेज में बेसिकली हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में समझते हैं कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन क्या होता है। फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि 1, 1/2, 1/4 ये क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारे बेसिकली एक कंसेप्ट्स हैं और कंसेप्चुअल नॉलेज में हम इन सब चीजों के बारे में सीखते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है? प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब कि हम किसी प्रोसीजर को सीखते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी एंगल का बाइसेक्टर बनाने के लिए कहा जाए या आपको समझाया जाए, तो आप में उसको एक प्रोसीजर समझाया जाएगा कि स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा। तो ये बेसिकली आपकी प्रोसीजरल नॉलेज होगी, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल नॉलेज को समझने के लिए। अब सपोज कीजिए ये आपके सर्कल का एरिया है और इसको हम पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, ये हमें पता है। लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, लेकिन हमें क्या क्या कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। हमें सबसे पहले एरिया का मतलब पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। हमें रेडियस और डायमीटर का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बनाने के लिए कहा जाए या आपको समझाया जाए, तो आप में उसको एक प्रोसीजर समझाया जाएगा कि स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा। तो ये बेसिकली आपकी प्रोसीजरल नॉलेज होगी, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं प्रोसीजरल और कंसेप्चुअल नॉलेज को समझने के लिए। अब सपोज कीजिए ये आपके सर्कल का एरिया है और इसको हम पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं, ये हमें पता है। लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, लेकिन हमें क्या क्या कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। हमें सबसे पहले एरिया का मतलब पता होना चाहिए कि एरिया होता क्या है। हमें रेडियस और डायमीटर का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हमें एरिया के फॉर्मूले के बारे में भी पता होना चाहिए कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। फिर हमें पाई के मीनिंग को भी पता होना चाहिए कि पाई का क्या मीनिंग होता है, पाई की क्या वैल्यू होती है। तो बेसिकली ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए। अब इसमें प्रोसीजरल नॉलेज क्या होगी सर्कल का एरिया निकालने के लिए? प्रोसीजरल नॉलेज होगी कि ये हमें फॉर्मूला पता है और हम इसमें एक एक करके वैल्यूज डालें और उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करें और उसका आंसर निकालें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कंसेप्चुअल नॉलेज में हमें इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और प्रोसीजरल नॉलेज में हमें प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए कि जब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि कुछ इंस्टांस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कंसेप्चुअल नॉलेज है या प्रोसीजरल नॉलेज है।
तो ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा बैक ले जाके दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में नॉलेज को कैसे वैलिडेट या प्रूफ किया जाता है। देखिए मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, प्रूफ्स होते हैं, जिन चीजों को हम वैलिडेट या प्रूफ करते हैं। ठीक है, जब तक उन चीजों को वैलिडेट या प्रूफ नहीं किया जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फैक्ट्स हैं, ये सही चीजें हैं। जैसे कि कोई फॉर्मूला है, जब तक उस फॉर्मूले को हम वैलिडेट या प्रूफ नहीं करेंगे तब तक बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में चीजें कैसे वैलिडेट या प्रूव होती हैं। इसको समझने के लिए बेसिकली हम चार चीजों के मतलब समझेंगे। पहला है कंजेक्चर, दूसरा है जनरलाइजेशन, तीसरा है काउंटर एग्जांपल और चौथा है हाइपोथेसिस एंड प्रूफ। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये चारों कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं मैथमेटिक्स में चीजों को वैलिडेट या प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं कंजेक्चर के बारे में। कंजेक्चर बेसिकली देखिए, जब भी हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कुछ स्टेटमेंट बना देते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कंजेक्चर कहते हैं। कंजेक्चर बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो या तो सही होगी या गलत होगी। मतलब जब हम वो स्टेटमेंट बनाते हैं तब हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट पक्का सही है या पक्का गलत है। तो कंजेक्चर मींस हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, उसको हम कंजेक्चर कहते हैं। अब उस कंजेक्चर यानी कि स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हम कुछ आर्गुमेंट्स देंगे, कुछ प्रूफ्स देंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ये नंबर लिख दिए। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये आज हम मैथ्स की पैडागॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। पता होना चाहिए, एग्जाम में इस पे प्रूव होती हैं। इसको बाय 34, 98, 23, 5/8, 34 बाय। पहले पढ़ते हैं कंजेक्चर के बारे में। कंजेक्चर बेसिकली देखिए, जब भी हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कुछ स्टेटमेंट बना देते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कंजेक्चर कहते हैं। कंजेक्चर बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो या तो सही होगी या गलत होगी। मतलब जब हम वो स्टेटमेंट बनाते हैं तब हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट पक्का सही है या पक्का गलत है। तो कंजेक्चर मींस हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, उसको हम कंजेक्चर कहते हैं। अब उस कंजेक्चर यानी कि स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए हम कुछ आर्गुमेंट्स देंगे, कुछ प्रूफ्स देंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ये नंबर लिख दिए 12, 1/3, 6/8, 54/34, 98, 23, 5/8, 34/98, 1 and 60। तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे ये नंबर लिख दिए और बच्चों को कहा कि वो इनमें से जो भी रैशनल नंबर्स हैं उनको ढूंढे। तो एक बच्चे ने आंसर दिया कि जो ये नंबर है 1/3, 6/8, 54/34, 5/8, 34/98, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली बच्चे ने एक कंजेक्चर बनाया है कि जो भी नंबर p बाय q के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, वो ही रैशनल नंबर है। क्योंकि इसमें से उसने 12 को छोड़ दिया, 98 को छोड़ दिया, 23 को छोड़ दिया, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो बच्चे ने जो कंजेक्चर बनाया वो है कि p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, और इसके बेसिस पे उसने इन नंबर्स को रैशनल नंबर बता दिया। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जरूरी नहीं है कि कंजेक्चर हमेशा सही हो या गलत हो। अब इस कंजेक्चर को सही या गलत प्रूव करने के लिए हमें कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। अब टीचर कहती है कि ये जो बच्चे ने आंसर दिया है, मतलब कंजेक्चर बनाया है, ये गलत है। टीचर इसके लिए आर्गुमेंट देती है कि हम 12, 98, 23 को भी 12/1, 98/1 या 23/1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये नंबर्स भी 12, 98, 23, 160 ये सारे भी रैशनल नंबर्स हैं। तो टीचर ने बेसिकली आर्गुमेंट देके बच्चे के कंजेक्चर को डिसप्रूव कर दिया है कि जो भी बच्चा कह रहा था वो गलत है,
और टीचर ने इसके लिए प्रॉपर आर्गुमेंट दिया है जो कि यहां पे है। अब नेक्स्ट समझते हैं जनरलाइजेशन। अब सपोज कीजिए टीचर बच्चों को इन सारे फिगर्स के बारे में एक एक करके समझा रही है कि ट्रेपेजॉइड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रेपेजॉइड के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ऐसे ही वो बाकी फिगर्स जैसे कि रेक्टेंगल, आइसोसेलिस ट्रेपेजॉइड, स्क्वायर, रोहम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, इन सब के बारे में बच्चों को बताएगी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगी। साथ ही साथ इन सारे फिगर्स में एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है ये भी बताएगी। अब बच्चा ये जनरलाइज कर सकता है कि जो भी फोर साइडेड फिगर्स हैं उनमें सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम यहां देख सकते हैं कि कैसे हम बच्चे को एक एक फिगर के प्रॉपर्टीज और एंगल्स के बारे में बताते हैं और उसको यूज करके बच्चा जनरलाइज कर लेता है कि कोई भी चार साइड की फिगर होगी तो उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। अब हम डिस्कस करेंगे काउंटर एग्जांपल्स एंड स्पेशल केसेस का। अभी तक हमने कंजेक्चर और जनरलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। अब सपोज कीजिए क्लास में एक बच्चा एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अब क्या ये सही है? जी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि हम दो का केस भी ले सकते हैं जो कि इवन नंबर है लेकिन फिर भी प्राइम नंबर है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, वो सारे ऑड हैं, लेकिन दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो दो इस केस में बेसिकली एक स्पेशल केस या काउंटर एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस स्टेटमेंट में कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सिर्फ दो ही एक ऐसा नंबर है जो इस स्टेटमेंट में सही नहीं बैठता है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। बाकी आप कोई भी नंबर उठाएंगे, 7, 11, 13, 19, 23, 29, वो सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो दो इस केस में एक स्पेशल केस या काउंटर एग्जांपल हो गया। तो जो ये जनरलाइज स्टेटमेंट थी ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये इस काउंटर एग्जांपल या स्पेशल केस के कारण गलत हो गई। तो हम नई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं? हम नई जनरलाइज स्टेटमेंट बना सकते हैं ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, कि दो को छोड़कर सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट बन जाएगी और ये सही भी होगी, और इस केस में कोई भी काउंटर एग्जांपल या स्पेशल केस आप नहीं निकाल पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे चौथा और लास्ट टूल जो कि वैलिडेशन और प्रूफ में यूज होता है मैथमेटिक्स में, ये है हाइपोथेसिस एंड प्रूफ। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस बेसिकली एक जनरलाइज स्टेटमेंट ही होती है जो कि अभी कंजेक्चर है, मतलब ऐसी जनरलाइज स्टेटमेंट जो ना तो अभी ट्रू प्रूफ की गई है ना ही फॉल्स। अब सपोज कीजिए क्लास में चार बच्चे हैं, ए बी सी और डी। ए कहता है कि जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं उसी तरह हमारी डेली लाइफ में और भी बहुत सारी कॉन्ग्रेंट चीजें पाई जाती हैं। लेकिन बी कहता है कि नहीं, ये गलत है, हम सिर्फ ट्रायंगल्स में ही कॉन्ग्रेंस देख सकते हैं, बाकी चीजों में कॉन्ग्रेंस नहीं होती है। सी कहता है कि हां, मैं भी बी से एग्री करता हूं कि कॉन्ग्रेंस सिर्फ ट्रायंगल्स में देखी जाती है और कहीं नहीं देखी जाती है। डी कहता है कि वो ए से एग्री करता है कि कॉन्ग्रेंस सिर्फ ट्रायंगल्स में ही नहीं बल्कि बाकी चीजों में भी देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ए और डी का बिलीव है कि कॉन्ग्रेंस सिर्फ ट्रायंगल में नहीं बल्कि बाकी चीजों में भी देखी जाती है, जबकि बी और सी बिलीव करते हैं कि कॉन्ग्रेंस सिर्फ ट्रायंगल्स में देखी जाती है। तो बी ए और डी को कहता है कि आप जो कह रहे हैं क्या वो प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे ए ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी है कि कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स में ही नहीं बल्कि और चीजों में भी पाई जाती है। यह जनरलाइज स्टेटमेंट अभी कंजेक्चर है, मतलब ये ना तो प्रूव हुई है ना डिसप्रूव हुई है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो डी इसको, इस जनरलाइज स्टेटमेंट जो कि अभी कंजेक्चर है, उसको प्रूव करने के लिए क्या करता है, वो बेसिकली कुछ रिफल्स लाता है और दिखाता है कि ये रिफल्स किसी भी पेन के नहीं है, लेकिन आप अगर इन रिफल्स को अपने अपने पेन में डालोगे तो ये सबके पेन में आ जाएंगे, क्योंकि इनकी स्टैंडर्डाइज्ड डिमेंशन है, इनकी एक पर्टिकुलर विड्थ है, इनकी एक पर्टिकुलर हाइट है, इसीलिए किसी भी पेन में डालकर चलने लगते हैं। इसका मतलब है कि ये रिफल्स का सेम साइज है, सेम स्ट्रक्चर है, ये एक स्टैंडर्ड रिफिल है।
तो बच्चों ने जब रिफिल्स को एक दूसरे के पेन में डाल के देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो सही है, हम किसी भी रिफिल को किसी भी पेन में डाल लें तो वो चलने लग जाता है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि रिफिल्स में भी कहीं ना कहीं कंग्रेंस है। तो यहां पे डी ने क्या किया, यहां पे डी ने एक हाइपोथेसिस को, जो कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट थी, अभी कंजेक्चर थी, ना सही थी ना गलत थी, उसको प्रूव कर दिया कुछ एग्जाम्पल्स देके। ठीक है, ऐसे ही हम जो कॉन्ग्रेंस है वो सिर्फ रिफिल्स में नहीं बल्कि कार्स और सॉक्स में भी देख सकते हैं। तो डी ने कुछ और एग्जांपल्स दिए कि आप अपनी सॉक्स को देख लीजिए, या बहुत सारी ऐसी कार्ड्स भी होती हैं जो कॉन्ग्रेंस होती हैं, आपस में सेम होती हैं। तो ऐसा कहकर डी ने और ज्यादा प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रेंस सिर्फ ट्रायंगल्स में ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी देखी जाती है। हाइपोथेसिस में अब क्या हुआ, ए और डी ने एक स्टेटमेंट दी कि कॉन्ग्रेंस डेली लाइफ में नहीं बल्कि और भी चीजों में देखी जाती है। वो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, मतलब वो हाइपोथेसिस अभी एक कंजेक्चर था, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने रिफिल्स का यूज किया। ऐसे ही उन्होंने फिर और कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि एक ही कंपनी के अगर आप टिफिन बॉक्सेस लेंगे तब उससे भी प्रूव हो जाएगा कि कॉन्ग्रेंस हमारी डेली लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइपोथेसिस सबसे पहले एक जर्नलाइज स्टेटमेंट होती है जो कि सही या गलत हो सकती है। उसको सही या गलत फिर प्रूव करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, कुछ सिनारियोज देने पड़ेंगे, ताकि हम प्रूव कर पाए कि वो हाइपोथेसिस सच्चा है या गलत है। अब हम कुछ मेथड्स ऑफ प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रूफ है डायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि हम डायरेक्टली कुछ एज्यूम करते हैं और उस चीज को प्रूव कर देते हैं जो हम प्रूव करना चाहते हैं। सपोज कीजिए हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि दो ऑड नंबर्स का सम इवन होता है। तो डायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो ऑड नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहला ऑड नंबर हम एज्यूम कर लेंगे n इक्वल टू 2s+1। तो हम इसको 2s+1 क्यों लेते हैं, क्योंकि s को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा, और +1 करेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर आएगा, और हमें यहाँ पे ऑड नंबर ही लेने हैं। तो n इक्वल टू 2s+1 एंड m इक्वल टू 2t+1। तो n और m हमारे दो ऑड नंबर्स हो गए। फिर हम n प्लस m करेंगे तो ये 2s+1 प्लस 2t+1, फिर ये 2s प्लस 2t प्लस 1+1 मतलब 2 आ गया। फिर हम 2 को कॉमन लेके s प्लस t प्लस 1 कर लेंगे। अब s प्लस t प्लस 1 अंदर कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर ही बन जाएगा। तो हमने यहां पे ये प्रूव कर दिया है कि जब भी हम दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो हमेशा हमें इवन नंबर मिलेगा। तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट प्रूफ का तरीका है। अब हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी पढ़ेंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सामने ले आते हैं जिससे हम कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए कि जो भी दूसरे लोग कह रहे हैं वो गलत है। अब सपोज कीजिए जो एक थ्योरम है वो कहती है कि देयर इज नो सॉल्यूशन टू द इक्वेशन दिस, है ना। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरम कह रही है नो सॉल्यूशन, हम कहेंगे कि नहीं सॉल्यूशन है। लेट कॉल दिस सॉल्यूशन p, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन p होगा। तो हम जब x को p से रिप्लेस करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और हमने जब उसको डाल के देखा तो हमें 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब ये इम्पॉसिबल है, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो यहां पे हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया है कि हमने एज्यूम कर लिया कि सॉल्यूशन है, लेकिन फिर बाद में हमें यह पता चल गया कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, मतलब ये क्वेश्चन करते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर। कि स्टेटमेंट है एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर, के कोई भी ऑड नेचुरल नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रूफ कैन बी यूज्ड टू प्रूव डिसप्रूव द अबव स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सा मेथड हम ये वाली स्टेटमेंट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो जो स्टेटमेंट है एवरी ऑड नंबर इज अ नेचुरल इज अ प्राइम नंबर, ये गलत है, हमें इसे डिसप्रूव करना है ना। क्यों, क्योंकि एक ऑड नंबर आप ले लीजिए 9, अब क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं, है ना। तो एवरी ऑड नंबर इज अ प्राइम नंबर गलत स्टेटमेंट है, हमें इसे डिसप्रूव करना है।
तो हम कैसे डिस्प्रूव कर सकते हैं? हम कॉन्ट्राडिक्शन से डिस्प्रूव कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप एक ऑड नंबर ले लीजिए 9 और इसके फैक्टर्स होंगे 3, 1 और 9, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो मैं ये कॉन्ट्राडिक्शन से बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूं कि एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सीख गए हैं कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करके एक ऐसा नंबर लेके जो आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, हम कैसे इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए कि मैथमेटिक्स का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम फिजिक्स का लेते हैं। फिजिक्स में हम बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इन सारी इक्वेशंस में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के सिंबल्स या मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स यूज होते हैं। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत गहरा रिलेशन है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आप केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे अगर आप मैथमेटिक्स को यूज नहीं करेंगे। बायोलॉजी में भी हम डिफरेंट फ्यूल्स या डिफरेंट एनिमल्स की कैलोरिक या न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यूज होता है। फिर आप सपोज कीजिए कोई आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है, वहां भी उसको अपना काम चलाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसकी इनकम कितनी है। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यूज होगा ही होगा। तो क्रक्स ये है, ये समझना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। कोई भी सब्जेक्ट जहां पे एनालिसिस या रीजनिंग यूज होती है, वहां मैथमेटिक्स का यूज होगा ही होगा। तो मैथमेटिक्स बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो बच्चों को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो समझें कि मैथमेटिक्स का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, कितना गहरा रिलेशन है। और आपके लिए भी ये पूरी चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक टीचर हैं, इनका नाम राम किशोर है, हम इनको राम कह के भी बुला सकते हैं। ये क्लास में एपी पढ़ाना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाते हुए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वो ऊपर 5-6 नंबर लिख देते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, और बताते हैं कि इस सीरीज में हर नंबर पहले नंबर से 2 से बड़ा है। मतलब 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, मतलब हर 2 नंबर में 2 का डिफरेंस है। और वो समझाते हैं कि ऐसी हम एक सीरीज को एपी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, पर इससे भी बढ़िया तरीके है ना समझाने के लिए। क्योंकि जब हमें मैथमेटिक्स पढ़ाना है, साथ साथ हमें यह भी समझाना है कि मैथमेटिक्स का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। तो रामकिशोर कैसे समझाते हैं, हम वो देखते हैं। रामकिशोर कहते हैं, लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट, कि मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूं। कल मैं एक पेस्टिसाइड्स की शॉप पे गया, और फिर उन्होंने बच्चा, क्या आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? बच्चे सोचने लग गए। कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। फिर रामकिशोर ने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। पेस्टिसाइड्स बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर में पेस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं। तो यहां पे रामकिशोर ने बेसिकली कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ाते हुए पेस्टिसाइड्स के बारे में समझा दिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताता हूं कि वो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट क्या था। मैं पेस्टिसाइड्स की शॉप पे जाके 10 मिनट के लिए बैठ गया, और मैंने देखा जो पहला आदमी आया उसने 1 किलो पेस्टिसाइड लिया, दूसरे आदमी ने 2 किलो, तीसरे आदमी ने 3 किलो, चौथे आदमी ने 4 किलो। ऐसे ही लोग आते रहे और पिछले वाले से 1 किलो ज्यादा पेस्टिसाइड लेते रहे। तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि टोटल पेस्टिसाइड्स कितने खरीदे गए। स्टूडेंट्स ने कहा ये तो बहुत इजी है सर, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, आप इन सबका सम कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि टोटल पेस्टिसाइड्स कितने बिके। तो बेसिकली यहां पे रामकिशोर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट तो समझा ही रहे हैं, साथ साथ वो ये भी समझा रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। बेसिकली वो ये चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं बाकी चीजों से भी रिलेटेड है, और यहां पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है। तो इसी तरह हर टीचर को क्लास में पढ़ाना चाहिए। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स तो हमें पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, पर साथ में हमें
उनका जो बाकी चीजों के साथ रिलेशन है डेली लाइफ में, उन पे भी स्ट्रेस देना चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। क्वेश्चन है, अंडर द टॉपिक यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म द फॉलोइंग फैक्ट्स आर स्टेटेड। कि जब टीचर बच्चों को एक्सपोनेंट्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बारे में बता रही थी, तो वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखती है कि लाइट की जो स्पीड है वो इतनी होती है, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है, वायर का जो डायमीटर है वो 0.000003 मीटर है, प्लांट का जो साइज है वो 0.00001275 मीटर है। तो बेसिकली जब टीचर ने एग्जांपल दिए, तो क्वेश्चन है कि जब टीचर ने एग्जांपल दिए तो टीचर ये एग्जांपल्स को ऐसे क्यों यूज कर रही है, वो क्या मतलब बच्चों को बताना चाहती है। पहली ऑप्शन है शोज द एक्यूरेसी एस्पेक्ट ऑफ द नंबर्स, रिफ्लेक्ट द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, is made in class to grab the attention of students more interested in science, helps the teacher to identify the bright students। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही सीधा ऑप्शन है कि जब टीचर ने अलग अलग फील्ड से एग्जांपल दिए, यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे ज्योग्राफी का, यहाँ पे फिर साइंस का, यहाँ पे बायो का, तो जब उन्होंने अलग अलग एग्जांपल दिए और ये मैथ्स पढ़ाते हुए दिए, तो टीचर बेसिकली मैथ्स की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे स्ट्रेस दे रही है कि मैथ्स कैसे बाकी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स में मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वेल थैंक यू गाइस, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा मैथ्स की पैडागोजी पे पहला ही वीडियो था। हम और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाएंगे ताकि आप मैथ्स की पैडागोजी को अच्छे से समझ सकें। मैथ्स की पैडागोजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में तो 15 मार्क्स की आती है और पेपर 2 में 10 मार्क्स की, और हमें एक भी मार्क गंवाना नहीं है। तो ये बहुत बेसिक वीडियो था, मैंने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिए हैं जो इस टॉपिक में से आए हैं। हम आने वाले वीडियोस में बाकी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो उन टॉपिक से आए हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो कोर्स में तो आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। एडुटैब की टीम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी।